नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन का जो चैप्टर है वो क्लासेस अपन देख रहे थे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अपन ने पहली क्लास की अगर अपन बात करें तो अपन ने पर्यटन के बारे में कई सारे प्रीलिम्स फैक्ट भी देखे थे। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम पर्यटन पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत विस्तारित तरीके से पढ़ेंगे और कुछ जो है अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा आप वो भी ध्यान रखें। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि अपन ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली। हमने पर्यटन को देखो 3 पार्टों में डिवाइड किया है ना। पर्यटन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैंने बताया था कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, फिर अपन धार्मिक पर्यटन स्थल पढ़ेंगे और उसके बाद अपन प्राकृतिक पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। तो ये एक सिनॉप्सिस मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि इसके अंतर्गत हमें ऐतिहासिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, धार्मिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। और फिर विश्व धरोहर सूची भी मैंने आप लोगों को बनवाई दी थी कि उसके अंतर्गत कौन कौन से विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत कौन कौन से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है, ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली थी, है ना। ये हमारी पर्यटन स्थल की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर से ज़रूर वो वाली क्लास भी देख लें। आज देखो अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अपन आज देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, उसमें हमने जो है पहली क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को खजुराहो पढ़ा दिया था, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और बहुत ही विस्तारित तरीके से मैंने पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत ये भी बताया गया था कि इसको 3 समूह के अंतर्गत बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, है ना। पश्चिमी के अंतर्गत कौन से मंदिर आते हैं, दक्षिणी के अंतर्गत कौन से आते हैं, पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और हर एक मंदिर की मैंने आप लोगों से एक विस्तार पूर्वक भी चर्चा की थी, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर की क्या क्या विशेषताएं, 64 योगिनी की क्या क्या विशेषताएं, दूलादेव मंदिर हो, घटाई मंदिर हो या फिर पार्श्वनाथ मंदिर हो, आदिनाथ मंदिर हो, चतुर्भुज मंदिर हो, तो कोई सा भी मंदिर हो, हर एक मंदिर की जो भी विशेषताएं, उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, किस शैली में निर्मित हुए, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली थी। आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है ग्वालियर शहर की बात करेंगे, मांडू शहर की अपन बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये ऐसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अपन बात करते हैं आज ग्वालियर की। तो ग्वालियर के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो जो ग्वालियर है आपका, है ना, ग्वालियर की अपन बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब अपन बात करते हैं कि जो ग्वालियर जो शहर है, एक तो अपन बात करते हैं ये सिंधिया वंश की राजधानी है, सिंधिया वंश की राजधानी, है ना। और इसे ग्वाला ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है, इसे ग्वाला ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ग्वाला ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, है ना। तो इसे ग्वाला ऋषि की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर, और वहां पर अगर अपन बात करें तो जो है आपकी ग्वाला ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसे तो ग्वाला ऋषि की तपोभूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको पर्यटनों को जो आकर्षित करने वाला जो केंद्र बिंदु है वो है यहाँ का ग्वालियर का फोर्ट, है ना। एक ग्वालियर का फोर्ट है, जय विलास पैलेस की भी अपन बात करेंगे तो ग्वालियर का जो फोर्ट है आपका बहुत ज्यादा आपका क्या है, एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु है ग्वालियर शहर के अंतर्गत। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की हम बात करें, कई सारी मूवियों की शूटिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब अपन बात करते हैं, देखो जो पर्यटन स्थल है वो है आपका ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला। और यहाँ पर जय विलास पैलेस भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिंधिया वंश का वर्तमान जो है निवास स्थल भी है और संग्रहालय भी है। ये दोनों ही आपको प्रमुख आकर्षण के केंद्र बिंदु यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हर एक पर्यटन के बारे में अपन बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। हम धीरे धीरे हम अब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो ग्वालियर का किला है मुख्य आकर्षण का केंद्र है ग्वालियर का फोर्ट। जय विलास पैलेस की हम बात करते हैं तो ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो देखो जो ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। सूरज सेन द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। शताब्दी के अंतर्गत क्या करवाया गया था, सूरज सेन द्वारा 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है ग्वालियर का किले का निर्माण करवाया गया था, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे किस नाम से और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्वालियर को, किले को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम किलों के रत्न के नाम से जानते हैं, किलों के रत्न के नाम से इसे जाना जाता है ना। और भारत का जिब्राल्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है,
भारत के जिब्राल्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटल हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, है ना। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं। अगर अपन बात करें ग्वालियर के किले की, तो सूरज सेन द्वारा 8वीं शताब्दी में निर्मित करवाया गया था। किलों का रत्न पूर्व जो है भारत का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 5 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। कौन से दरवाजे देखने को मिलेंगे? एक आपको मिलेगा हाथीफोड़ दरवाजा, एक आलमगीर दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, गुजरी दरवाजा, हिंडोला दरवाजा। ये 5 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। हाथीफोड़, आलमगीर, चतुर्भुज दरवाजा, गुजरी दरवाजा, आपको हिंडोला दरवाजा, ये 5 दरवाजे इस किले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अन्य पर्यटनों की भी हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर हमारा जो है जिला है आपका पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का मुझे लगता है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है आपका पर्यटन केंद्र है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मुख्य आकर्षक केंद्र बिंदु यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जो है स्थित हैं। अब हम अन्य पर्यटन स्थल की हम बात करें, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अन्य पर्यटन स्थलों में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सहस्त्रबाहु का मंदिर, जिसे हम सास बहू के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सास बहू का मंदिर, है ना, सहस्त्रबाहु के मंदिर के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। सहस्त्रबाहु के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। तो सास बहू का मंदिर हो गया आपका, सहस्त्रबाहु के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका निर्माण कछवाहा वंश के शासक महिपाल द्वारा करवाया गया था, है ना। महिपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो सास बहू के मंदिर की अपन ने बात करी, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। कछवाहा वंश के शासक महिपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य पर्यटन स्थल में और हम ये देखते हैं, एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मान मंदिर, गुजरी महल आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ही का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? दोनों ही मंदिर जो हैं आपको, देखो मान मंदिर की बात करें या गुजरी महल की बात करें, तो इनका निर्माण मानसिंह तोमर के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। एक और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध और पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा, एकमात्र जो है द्रविड़ शैली में निर्मित, एकमात्र उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में आपको निर्मित देखने को मिलेगा तेली का मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेली का मंदिर। देखो तेली का मंदिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित है ये। और ये क्वेश्चन आता है आपका, एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है ग्वालियर शहर में, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। निर्माण की अगर अपन बात करें यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटल चीजें हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटन आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे लोग पर्यटन की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर किलों को घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के सुंदरता का जो है लुफ्त उठाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ग्वालियर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ का फोर्ट है, ग्वालियर का फोर्ट है और जयविलास पैलेस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। देखो सास बहू का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, मान मंदिर, गुजरी महल देखने को मिलेगा, तेली का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अन्य पर्यटन स्थल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो कौन कौन से पर्यटन स्थल की अगर अपन बात कर रहे हैं। देखो समाधि की अगर अपन बात करें तो ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन सी समाधि आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलेगी और एक आपको देखने को मिलेगी इनकी जो सहायिका हैं, इनकी जो सहायिका थी लक्ष्मीबाई की, वो थी आपकी समाधि के अंतर्गत। एक तो आपको देखो लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलेगी और इनकी जो शासिका थी वो कौन सी शासिका थी? झलकारी बाई। तो झलकारी बाई की समाधि भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। झलकारी बाई की जो समाधि है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मकबरे की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सा मकबरा आपको, एक तो मोहम्मद गोश का मकबरा देखने को मिलेगा, मोहम्मद गोश का मकबरा आपको देखने को मिलेगा और तानसेन का मकबरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गोश, याद रखना, है ना। और अगर अपन बात करें तो दोनों का मकबरा आपको ग्वालियर के अंतर्गत ही देखने को मिलता है ना। ये आप लोगों को ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने आप लोगों को देखो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की। अभी और भी चीज़ हैं इसके अंतर्गत, अपन एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। आप सब मेरे साथ बने रहना।
तो यहाँ पर देखो अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं कि भाई यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन सा है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अन्य नाम क्या थे, दरवाजे, अन्य पर्यटन स्थल, समाधि और मकबरे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक बार यह यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्यटन स्थल और मौजूद हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लो, नहीं तो फिर मैं मिटा देता हूँ, या तो फिर वीडियो को पॉज कर लेना और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास ना हो तो आप इसे लिख लेना, है ना। एक संग्रह आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो अन्य की और अगर अपन बात करें तो देखो एक यहाँ पर आता है जहांगीर महल। जहांगीर महल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, शाहजहां महल आपको देखने को मिलेगा, जहांगीर महल देखने को मिलेगा, शाहजहां महल आपको देखने को मिलेगा, भीमसेन राणा की छतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, भीमसेन राणा की छतरी आपको देखने को मिलेगी, विलोबा की गुफाएं देखने को मिलेंगी, विलोबा की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, है ना। घाटी गांव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, घाटी गांव अभ्यारण्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, विलोबा की गुफाएं देखने को मिलेगी, भीमसेन राणा की छतरी आप लोगों को ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपन बात करें शहर के ग्वालियर से थोड़ी सी दूर आपको एक बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा, थोड़ी सी दूरी पर यह एक सूरज कुंड आपको देखने को मिलेगा। सूरज कुंड की अगर अपन बात करें तो सूरज कुंड आपको देखने को मिलेगा। शहर से थोड़ी सी दूर की अगर अपन बात करें आसपास के पर्यटन स्थल की, वहीं अगर अपन बात करें तिगरा घाट, तिगरा घाट या बांध आपको देखने को मिलेगा, तिगरा घाट या बांध आपको देखने को मिलेगा, है ना। जयविलास पैलेस की अगर अपन बात करें, देखो एक जयविलास पैलेस है जो कि सिंधिया वंश का संग्रहालय और निवास स्थान है, जयविलास पैलेस आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंतर्गत जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु अगर अपन बात करें तो कई सारे मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु जयविलास पैलेस के अंतर्गत आपको इस संग्रहालय के अंतर्गत भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैटल वैगन के नाम से एक ट्रेन चलती है, इसी के अंतर्गत कैटल वैगन के नाम से एक रेल चलती है जो कि चांदी की है ना। ये एक मेज के ऊपर चलती है ना, ये एक मेज के ऊपर चलती है और मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कैटन वैगन जो है एक चांदी की रेल है जो मेज के ऊपर चलती है, जो मेहमानों के जो है स्वागत और सम्मान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जयविलास पैलेस भी जो है इस सिंधिया वंश का वर्तमान निवास स्थल है और एक संग्रहालय भी है, तो ये भी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है। तो ग्वालियर शहर की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मांडू शहर की। मांडू शहर एक ऐसा अनोखा पर्यटन स्थल है जो आपके रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथाओं के लिए बहुत ही फेमस है। माना जाता है कि ये जो आपका मांडू शहर है, यहाँ पर जो है इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से, आनंद नगरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम गाथाओं के प्रणय संबंधों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अपन चर्चा करेंगे सभी की। इसकी एक बहुत फेमस कहानी भी है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में। अपन चर्चा करते हैं अब मांडू शहर की। मांडू की अगर अपन बात करें, मांडू की हम चर्चा करते हैं, मांडू पर्यटन स्थल की हम चर्चा करते हैं, तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में नर्मदा नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणियों पर स्थित है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। मांडू एक ऐसा पर्यटन स्थल है मेरे दोस्तों जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये बाज बहादुर एवं रानी रूपमती के प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है, जहाँ पर रानी रूपमती एवं बाज बहादुर के प्रणय संबंधों की गाथाओं का वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मांडू एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे सिटी ऑफ जॉय या महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर अपन बात करें रेवा कुंड के पास में बाज बहादुर, रेवा कुंड बहुत ही फेमस है और रेवा कुंड से कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। व्यापम ने पिछले प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम की अगर अपन बात करें और प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखें तो रेवा कुंड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। रेवा कुंड के समीप आपको बाज बहादुर द्वारा निर्मित रानी रूपमती का महल और बाज बहादुर का महल भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं रेवा कुंड के समीप आपको जहाज महल भी देखने को मिलेगा जिसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा
करवाया गया था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और कहा जाता है कि बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की जो प्रेम संबंधी गाथाओं का यहाँ पर वर्णन है, उसके विषय में एक रोचक कहानी ये है कि जब रानी रूपमती का विवाह जो है बाज बहादुर के साथ में हुआ, तो विवाह के पश्चात उन्हें ये पता चला कि रानी रूपमती जो है माँ नर्मदा की पूजा करती हैं, स्नान के पश्चात माँ नर्मदा की पूजा करती हैं और उनकी पूजा और उनके दर्शन के पश्चात ही क्या करती हैं, जो है भोजन ग्रहण करती हैं। जब इस बात का पता बाज बहादुर को लगा तो उन्होंने क्या किया, रानी रूपमती के लिए एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था रानी रूपमती। उस किले से जो है माँ नर्मदा का दर्शन हुआ करता था। तो ये एक बहुत ही विचित्र कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है कि सिर्फ रानी रूपमती का जो है किले का निर्माण करवाने का पर्पस ये था कि एक तो माँ नर्मदा की पूजा किस तरीके से वो करेंगी, क्या माँ नर्मदा की पूजा करने के लिए रोज़ उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे किले का निर्माण करवाया जहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन बहुत ही आसानी से हुआ करते थे। तो ये एक रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम संबंधी की गाथाओं का वर्णन यहाँ पर देखने को भी मिलता है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि भाई मांडू एक धार जिला के अंतर्गत नर्मदा नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की प्रेम कथाओं का वर्णन करता है। आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, मांडू को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं और ये क्वेश्चन आता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी इसे जाना जाता है, महलों की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, महलों की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मांडू के अंतर्गत आपको रेवा कुंड दिखाई देगा। रेवा कुंड कहाँ पर है, आपका मांडू के अंतर्गत ही है और जिसका निर्माण बाज बहादुर द्वारा करवाया गया था। वहीं अगर अपन बात करें रानी रूपमती महल एवं बाज बहादुर का जो महल है रेवा कुंड के समीप है, इसका निर्माण बाज बहादुर द्वारा करवाया गया था। रेवा कुंड के समीप ही आपको जहाज महल देखने को मिलेगा जिसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि जो जहाज महल है ये 2 तालाबों के मध्य स्थित है और जो है इसकी आकृति एक जहाज की तरह दिखाई देती है। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो इसकी आकृति आपको एक जहाज की तरह दिखाई देगी और इसके दोनों तरफ आपको तालाब देखने को मिलेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई महल कोई जहाज जो है तालाबों के मध्य स्थित है। तो यहाँ की इसकी आकृति की हम बात करें तो ये एक जो है आपका एक रोचक तथ्य था जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका जहाज की आकृति के जैसा ही है। और अगर मैं आपसे कुछ रोचक तथ्यों की ओर बात करूं तो हम देखते हैं और ये पाते हैं कि मांडू का जो पर्यटन स्थल है, पिछले हम अगर इतिहास की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए कुछ चीज़ें आसान नहीं थी। आपको 12 दरवाज़ों से होकर जाना पड़ता था, जिसका सबसे पहला दरवाज़ा, जब आप मांडू में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला दरवाज़ा आपको दिल्ली दरवाज़ा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दरवाजे को क्रॉस करना पड़ता है और एक एक करके 12 दरवाजे को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये इसकी एक रोचक बात भी है कि हर दरवाज़ा बहुत एक डिस्टेंस के बाद बना हुआ था और 12 दरवाजों को पार करके यहाँ की खूबसूरती को निहारा जा सकता था। तो पहला दरवाज़ा आपका दिल्ली दरवाज़ा था जहाँ से आप प्रवेश करते थे और बीच में आपको बाज बहादुर का महल देखने को मिलता था। उसके पश्चात आपको रानी रूपमती का महल देखने को मिलता था। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही रोचक तथ्यों की भी बात की है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, आपको 12 दरवाजे देखने को मिलेंगे। 12 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से पर्यटन स्थल इसके अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलेंगे, हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मांडू के अंतर्गत अपन और ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें मांडू के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी।
कुछ चीज़ों की हमने डिस्कस कर चुके हैं और कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस हम कहाँ पर करेंगे। देखो, अशरफी महल आपको देखने को मिलेगा, दाई महल आपको देखने को मिलेगा, जहांगीर महल आपको देखने को मिलेगा, हाथी महल आपको देखने को मिलेगा, जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, आलमगीर दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा, जहां हुसंग शाह की कब्र भी आप लोगों को मांडू के अंतर्गत देखने को मिलेगी। दिल्ली दरवाज़ा, रामपुर दरवाज़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, दिल्ली दरवाज़ा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला दरवाज़ा होता है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं मांडू के अंतर्गत। वहीं अगर अपन बात करें सबसे फेमस जो पर्यटन स्थल जो बहुत ही आकर्षक भी है, यहाँ पर अगर अपन बात करें नीलकंठ मंदिर आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही दर्शनीय है। आप देखोगे तो बहुत ही दर्शनीय है ये। आप कभी जाएँ तो नीलकंठ मंदिर ज़रूर जाएँ। दरिया खान की मज़ार आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, दरिया खान की मज़ार, मलिक मद्दत की मस्जिद भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जाली महल देखने को मिलेगा और तारापुर दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने मांडू शहर की भी बात की, मांडू के ऐतिहासिक जो है स्थलों की हमने बात की है कि मांडू के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं और किसने निर्माण करवाया था, ये चीज़ें भी हमने देखी हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं देखो अपन सांची की। तो देखिए, सांची की हम बात करेंगे और सांची के अंतर्गत जो है अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर सांची के स्तूप जो है, सांची के स्तूप की हम बात करेंगे। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत एक तहसील का नाम है जहाँ पर सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ऐतिहासिक स्तूप है ये, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अब देखो अपन बात करते हैं एक एक करके। देखो, सांची की अगर अपन बात करें, सांची में हम सांची के स्तूप की बात करेंगे। सांची में क्या है, आपका सांची का स्तूप है जो कि किसके अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण की अगर अपन बात करें तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जिले की अगर अपन बात करें तो ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है आपका, ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है आपका, है ना, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, सांची का स्तूप। वहीं अगर अपन बात करें सांची के अन्य नामों की अगर अपन बात करते हैं तो इसे वेदिसगिरी के नाम से जाना जाता है, वेदिसगिरी के नाम से जाना जाता है, चेतियागिरी के नाम से जाना जाता है, वोटश्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, वोटश्री पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है, काकनाद के नाम से इसे जाना जाता है। सांची को हम किस किस नाम से जानते हैं, वेदिसगिरी के नाम से जानते हैं, चेतियागिरी के नाम से जानते हैं, वोटश्री पर्वत के नाम से जानते हैं, काकनाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं आपके, ये सारे के सारे किसके नाम हैं, सांची के ही नाम हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगर अपन बात करें तो 1818 में जनरल टेलर के द्वारा 1818 में जनरल टेलर के द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई थी। जनरल टेलर के द्वारा जो है सांची के स्तूप की खोज की गई थी। अब ये याद रखना कि खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अगर अपन बात करें 1818 में सांची के स्तूप की जो खोज की गई थी वो जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। इस स्तूप के अंतर्गत आपके तीन स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। 3 स्तूप आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि 1, 2 और 3 ऐसी 3 मंजिल के जो है कारीगरी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। 3 स्टेप में ये बना हुआ है ना। वहीं अगर अपन बात करें इसके अवशेष, यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के जो है आपके शिष्य थे सारिपुत्र और महामोदगलायन के अवशेष भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्या मैंने आप लोगों को बताया कि किसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। तो इस स्तूप के अंतर्गत आपको सारिपुत्र और महामोदगलायन के अवशेष देखने को मिलेंगे, अवशेष, है ना। यहाँ पर किसके अवशेष रखे गए हैं, तो सारिपुत्र और महामोदगलायन के अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं, है ना। सांची की अगर अपन बात करें तो 2017 के अंतर्गत, देखो सांची की अगर अपन बात करें तो 2017 के अंतर्गत सांची के स्तूप को 200 रुपए के नोट पर जगह मिली। मतलब कि जो सांची का स्तूप है इसके चित्र को 200 रुपए के नोट पर भी छापा गया है। तो वर्ष 2017 में सांची के स्तूप का चित्र 200 रुपए के नोट पर छापा गया, ये याद रखना, है ना। 2017 की अगर अपन बात करें तो सांची के स्तूप को, जो सांची के जो स्तूप है उसका चित्र 200 रुपए के नोट पर भी छापा गया है। तो यहाँ पर अपन ने किसकी बात की, हमने बात की है सांची की। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं जो है भरहुत स्तूप सतना, जो कि सतना के अंतर्गत आता है भरहुत स्तूप। हम एक एक करके देखो सभी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने छतरपुर की बात की, हमने ग्वालियर की बात की, मांडू की बात की, सांची की बात की। अभी हम बात करेंगे जो है आपका मंदसौर की बात करेंगे, हम विदिशा की भी बात करेंगे, हम जो है आपका बुरहानपुर की भी बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो है आपकी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत बाकी
बनी हुई हैं। मैंने बताया था आप लोगों को जो है इस क्लास को जब मैंने शुरू किया था, इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था, तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि बहुत लेंथी चैप्टर है ये। अभी देखो इसका एक पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर अपन एक पोर्शन की बात करें तो एक पोर्शन भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कई सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल के अंतर्गत इसमें बताई हुई हैं। और देखो मैं यहाँ पर अगर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ ऐतिहासिक पर्यटन के जो है मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु है उन्हीं के ऊपर ही चर्चा करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जो जिले के अंतर्गत आती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि हम बात करें, अब जैसे मैंने सांची पढ़ाया तो कई सारे लोग क्या करते हैं, सांची के अंतर्गत सांची की जमाने भर की चीज़ें आप लोगों को बता देंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पर एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, आपको है ना सरल तरीके से सीखने की ज़रूरत है, बेसिक तरीके से आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हम एक काम करते हैं, मेरा सबसे मेन पॉइंट यही रहता है कि हम जिस टॉपिक पे हैं हम उस टॉपिक पे रहें। जमाने भर की चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, इससे पढ़ाने का सौंदर्य खत्म हो जाएगा, है ना। हम जिस चीज़ पर हैं हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे। मैंने हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। उद्योग की बात करें, खनिज की बात करें, यहाँ पर अगर अपन पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर भी मैं अन्य चीज़ें आप लोगों को बताता ही हूँ, कुछ कहानियाँ भी आप लोगों को सुनाता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो उसको हम छोड़ देते, सारी चीज़ें कवर होती हैं इसके अंतर्गत। लेकिन ये है कि अब कोई परियोजना है तो परियोजना के चैप्टर में पढ़ाई जाएगी उसको। जैसे कि अगर अपन बात करें कोई जल प्रपात अगर आता है तो उसको जल प्रपात के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। अब सांची के अंतर्गत अपन बात करें, कोई गुफा आती है या कोई अगर अपन विदिशा के अंतर्गत कोई गुफा आती है तो गुफा के अंतर्गत देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पर रायसेन जिले की, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं भी आती हैं। और भीमबेटका की जो मैंने आप लोगों को गुफा पढ़ाई थी वो सारी की सारी मैंने गुफाओं के अंतर्गत पढ़ाई थी। गुफाओं का जो चैप्टर था उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर उसको पढ़ाया था। और बहुत ही डीप में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कितनी गुफाएं हैं, कितनी नहीं हैं, कितनी अस्तित्व में नष्ट हो गई हैं, कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित हैं, कौन सी गुफा के अंतर्गत क्या है क्या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने गुफाओं का वाला जब चैप्टर करवाया था उसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें देखी थी। हम जिले पढ़ेंगे, जिलों में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे एक एक करके। जब हम जिले जब पढ़ेंगे ना, मध्य प्रदेश के सारे 52 जिले जब पढ़ेंगे ना, उसके अंतर्गत सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करेंगे। हमको अभी टॉपिक पे रहना है, हम टॉपिक से संबंधित सारी चर्चा यहाँ पर करेंगे। एक जो पढ़ाने का जो सौंदर्य है वो बना यहाँ पर रहता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भरूच स्तूप सतना की। देखो अपन सतना और विदिशा की बात करते हैं, सतना की बात करते हैं, विदिशा की बात करते हैं, तो यहाँ से कुछ एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखने को मिलेंगी। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करनी भी जरूरी है। इसी जो है पॉइंट पर हम बात करेंगे क्योंकि ये प्रमुख केंद्र बिंदु है, तो उसी पर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो सतना की। सतना के अंतर्गत एक आपको भरत स्तूप देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि भरत स्तूप कहाँ पर है, तो सतना के अंतर्गत आता है। और ये एक बौद्धकालीन स्तूप है ना, ये बौद्धकालीन स्तूप है जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ये मैंने खोज बता रहा हूँ कि खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये आप लोगों को याद रखना। हमने इसके पहले सांची पढ़ा था तो उसके अंतर्गत जनरल टेलर द्वारा 1818 में इसकी खोज करना बताया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये आपके बनते हैं कि ये खोज किसके द्वारा की गई थी, याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। अब यहाँ पर अपन बात करें वर्तमान में, अगर अपन बात करें ये स्तूप जो है ना भाई नष्ट हो चुका है और इस स्तूप के जो अवशेष हैं वो कोलकाता के संग्रहालय के अंतर्गत रखे गए हैं। वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं यह स्तूप की अगर अपन बात करें, इसके अवशेष आपको कोलकाता संग्रहालय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से एक जो है आपका केंद्र बिंदु था जो मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा जिसकी की है। अगर अपन बात करें देखो विदिशा में, विदिशा का जो अन्य नाम है, अगर बेसनगर की बात करें, विदिशा को बेसनगर के भी नाम से जानते हैं, भेलसा के नाम से जानते हैं अपन। वहीं अगर अपन बात करें महामलिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ आपको देखने को मिलेगा जो कि किससे संबंधित है, गरुण से संबंधित है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। देखो अगर अपन बात करते हैं देखो हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस ने यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया गया था और इस स्तंभ को हम स्थानीय लोग खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक बार केबीसी में भी पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, विदिशा के अंतर्गत हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ याद रखना है, जिसे स्थानीय लोग किसके नाम से जानते हैं, खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं।
तो ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हैं जिसे मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा की है, साझा की है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम और कुछ एक जो है आपकी ऐतिहासिक भूमि के जो है आपके पर्यटन स्थलों पर हम बात करेंगे, है ना। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं और मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी क्लासेस मैंने आप लोगों को जो कंटेंट दिया, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है, जिसके अंतर्गत एक एक करके हम चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, है ना। आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी आप लोगों को दबा लेना है ना, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी नेक्स्ट जो है वीडियो जैसे ही आप लोगों के साथ में जो है यूट्यूब पर अपलोड होती है, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियोस आप लोग देखें और जो है आप एक ऐसा संग्रह आप जो है बनाएं जिससे आप लोगों की कोई भी चीज़ छूटे ना, है ना। तो फिर मिलते हैं, अपन इस क्लास को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की और धार्मिक पर्यटन, साथ ही धार्मिक पर्यटन स्थलों की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की भी चर्चा करेंगे। तो फिर आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मैं इसी क्लास को आगे की क्लास के अंतर्गत कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और जय हिंद।